नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम ये जानते हैं और मानते हैं कि कश्मीर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पंजाब का एक ज़िला इंडिया को नहीं मिला होता पार्टीशन के वक्त, तो कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, कश्मीर का विलय इंडिया में बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन सा वो ज़िला है जिसकी वजह से कश्मीर का विलय इंडिया में संभव हो पाया। इंडिया का विभाजन जो 18 जुलाई 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत औपचारिक रूप से तय हुआ, इसमें पंजाब और बंगाल प्रांतों को धार्मिक आधार पर बांटा गया, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना था, जबकि गैर मुस्लिम बहुल इलाकों को इंडिया के पास रखना था। और उस समय यह था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लिए बंगाल का विभाजन होना था और वेस्ट पाकिस्तान के लिए पंजाब का। तो इंडिया को बांटने का काम पंजाब में पंजाब बाउंड्री कमीशन को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ कर रहे थे, जो पेशे से ब्रिटिश बैरिस्टर थे और उनका इंडिया में कोई अनुभव नहीं था। रेडक्लिफ जुलाई 1947 में इंडिया पहुंचते हैं और उन्हें मात्र 5 हफ्तों का टाइम दिया जाता है पार्टीशन के लिए, यहाँ पे मैप क्रिएट करने के लिए। इतिहासकार स्टैनली वॉलपर्ट ने इसे ब्रिटेन की शेमफुल फ्लाइट कहा है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जल्दबाजी में निकलना चाह रहे थे, जिससे लोगों की अनदेखी की गई। पंजाब के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में बताई गई नोशनल विभाजन रेखा ने पूरे गुरदासपुर ज़िले को पाकिस्तान को सौंपा था। उत्तरी पंजाब में स्थित गुरदासपुर में 1941 की जनगणना के अनुसार 51.14% मुस्लिम आबादी थी, जबकि हिंदू और सिख मिलकर यानी गैर मुस्लिम आबादी लगभग 45% ही थे। जिला 4 तहसीलों से बना था: शकरगढ़, गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट। इसमें शकरगढ़, गुरदासपुर और बटाला मुस्लिम बहुल इलाके थे, जबकि पठानकोट जो है वो गैर मुस्लिम बहुल। नोशनल विभाजन के तहत गुरदासपुर ज़िले को पूरी तरह से पाकिस्तान में रखा गया था, जो अमृतसर से जम्मू जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर था। इतिहासकार वॉलपर्ट ने अपनी पुस्तक शेमफुल फ्लाइट के माध्यम से बताया है कि रेडक्लिफ के जो शुरुआती नक्शे थे, जो अगस्त 1947 की शुरुआत में बनाए गए थे, इस नोशनल रेखा का पालन करते थे, जिसमें गुरदासपुर और साथ ही पड़ोसी फिरोजपुर के उपजिले को पाकिस्तान को दे दिया गया था। चूँकि आंकड़े स्पष्ट रूप से मुसलमानों के पक्ष में थे, रेडक्लिफ ने प्रारंभिक नक्शे में फिरोजपुर के उपजिले और गुरदासपुर को पाकिस्तान को सौंप दिया था। वॉलपर्ट आगे बताते हैं कि रेडक्लिफ ने पूरी कोशिश की कि इस असंभव काम में न्याय हो सके। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि नेहरू और माउंटबेटन की पंजाब सीमा को रेखा को लेकर इतनी बड़ी चिंता क्यों थी कि एक मुस्लिम बहुल गुरदासपुर ज़िला किसी भी हाल में पाकिस्तान में ना जाए, ऐसा वो क्यों चाह रहे थे। वॉलपर्ट यह भी बताते हैं कि यह बदलाव नेहरू और माउंटबेटन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक था, क्योंकि शुरुआती नक्शे के हिसाब से कश्मीर अलग थलग हो रहा था। वह रियासत जिसके महाराजा हरि सिंह अब भी विलय के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो असमंजस में थे। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग पठानकोट तहसील से होकर गुजरता था और इसके बिना भारत को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कठिन भूभाग वाले रास्ते या हवाई मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता, जो 1947 में लॉजिस्टिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसी बीच अंतिम रेडक्लिफ अवार्ड आता है, जो 12 अगस्त 1947 को पूरा हुआ, लेकिन 17 अगस्त यानी स्वतंत्रता के 2 दिन बाद तक प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद पूरे ज़िले को पाकिस्तान को देने के बजाय रेडक्लिफ ने सिर्फ 3 पूर्वी तहसीलें पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला भारत को दे दी, जबकि पश्चिमी शकरगढ़ तहसील पाकिस्तान को दे दी गई। अगर आप गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर का इनकम्बेंसी बोर्ड देखेंगे तो उसमें 14 अगस्त से 17 अगस्त तक 1947 यानी 3 दिन के लिए आपको मुश्ताक अहमद चीमा का नाम डीसी के रूप में मिलेगा। बाद में जब गुरदासपुर भारत को दे दिया गया तो मुश्ताक अहमद चीमा फिर पाकिस्तान चले गए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को मान चुका था कि गुरदासपुर उन्हें ही मिलने वाला है।
सीमा रेखा को कश्मीर की सीमा से उज नदी के साथ दक्षिण की ओर खींचा गया, जिससे गुरदासपुर का अधिकांश हिस्सा ईस्ट पंजाब यानी भारत में आ गया। रेडक्लिफ ने इसे अन्य कारकों के आधार पर सही ठहराया, खासकर सिख पवित्र नगरी अमृतसर को सिंचित करने वाले नहरों के हेडवर्क्स की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए, जो गुरदासपुर और बटाला तहसीलों में थे। उन्होंने यह भी नोट किया कि अमृतसर से पठानकोट जाने वाली रेलवे लाइन इन इलाकों से होकर गुजरती है, लेकिन यह निर्णय धार्मिक बहुलता के सिद्धांत के विपरीत था, क्योंकि गुरदासपुर और बटाला दोनों मुस्लिम बहुमत वाले तहसील थे। इधर 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह शासन कर रहे थे, जो डोगरा वंश के वंशज थे। उनका उद्देश्य स्वतंत्र रहना था और वे इसे स्विट्जरलैंड जैसे एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहते थे। दरअसल हरि सिंह जी की इस बात को अगर देखें तो ये इतना संभव सा नहीं दिखता, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट उसे रखा नहीं जा सकता था, उसे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होकर के रहना पड़ता। ये इस तरह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कश्मीर का रहना अपने आप में संभव नहीं था। तो इसी बीच होता क्या है कि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं, ताकि स्वतंत्रता पूर्व संबंध जैसे व्यापार और संचार बने रहें। इसी तरह का प्रस्ताव इंडिया को भी दिया गया, लेकिन नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर और विचार करने का निर्णय लिया। यह इनकार कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत की रणनीतिक सतर्कता का संकेत था। इतिहासकार वॉलपर्ट और एल्स्टेयर लैम्ब दोनों का आरोप है कि सीमा संशोधन वायसराय माउंटबेटन के अनुचित प्रभाव का परिणाम था, जो भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। नेहरू, जो मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर को भारत की सेक्युलर आइडेंटिटी और उत्तरी रणनीतिक सीमा के लिए अनिवार्य मानते थे। लगभग 9 अगस्त 1947 को ठीक रेडक्लिफ के प्रोविजनल अवार्ड के बाद नेहरू ने माउंटबेटन को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने एक सिंचाई विशेषज्ञ एन खोसला का एक ज्ञापन संलग्न था, जिसमें नहरों के महत्व पर जोर दिया गया था। लैम्ब इसे रेडक्लिफ को प्रभावित करने का एक परोक्ष प्रयास मानते हैं और यह भी बताते हैं कि यह पत्र सीमा संशोधन की अफवाहों के बीच पहुंचा। वॉलपर्ट भी इससे सहमत हैं और लिखते हैं कि नेहरू का यह हस्तक्षेप कश्मीर और लद्दाख तक सड़क पहुंच खोने की बिगेस्ट वरी को संबोधित करने के लिए था। बताया जाता है कि माउंटबेटन के नेहरू के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिसमें नेहरू और उनके परिवार के साथ व्यक्तिगत मित्रता शामिल थी। पाकिस्तानी नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने माउंटबेटन पर पक्षपात का आरोप लगाया और यह दावा किया कि उन्होंने रेडक्लिफ पर इंडिया के पक्ष में निर्णय लेने का दबाव डाला है। इसी बीच पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने ब्रिगेडियर अकबर खान की ऑपरेशन गुलमर्ग योजना के तहत बारामुल्ला के रास्ते कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसका उद्देश्य था श्रीनगर पर कब्जा करना। नेहरू ने सरदार पटेल और माउंटबेटन की कैबिनेट के साथ मिलकर तुरंत कार्यवाही करते हुए नागरिक डकोटा विमानों से भारतीय सैनिकों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयरलिफ्ट कराया। इस टाइमली इंटरवेंशन ने कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचा लिया। दबाव में आकर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर का भारत में औपचारिक विलय हो पाया। शुरुआती एयरलिफ्ट के बाद भारत ने गुरदासपुर से राज्य को जोड़ने वाली सड़क के जरिए जम्मू और कश्मीर में तेजी से सैनिक भेजे। दबाव में आकर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर का भारत में औपचारिक विलय हो पाया। शुरुआती एयरलिफ्ट के बाद गुरदासपुर से राज्य को जोड़ने वाली सड़क के जरिए जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से सैनिक भेजे गए। तो देखिए गुरदासपुर कितना इम्पोर्टेंट पोजीशन था, कितनी इम्पोर्टेंट जगह थी, कितना इम्पोर्टेंट ज़िला था, जो भारत को अगर नहीं मिलता तो कश्मीर का भारत में विलय बहुत ही मुश्किल या यूँ माने कि असंभव सा हो जाता, क्योंकि कबायली और पाकिस्तान जो है वो श्रीनगर पर बिल्कुल कब्जा करने को तैयार बैठे थे। और इस तरह कश्मीर को भारत से मिलाने में गुरदासपुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उस वक्त अगर भारत ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो कश्मीर पाकिस्तान में भी जा सकता था। आज का ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।